बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मान इकराम। शायर ने क्या खूब कहा है कि तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं। मैं गिरा तो मसला बन के खड़ा हो जाऊँगा। मुझको चलने दो, अकेला है मेरा सफ़र, रास्ता रोका गया तो काफ़िला हो जाऊँगा। यही होता है जब आप ताकत के नशे में अंधाधुंध अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दें, तो फिर उसकी जो मकबूलियत 7% पे होती है, वो 80% से भी ऊपर निकल जाती है। अब जो इमरान खान के मुखालिफ हैं, लड़ाई तो उनकी इमरान खान के साथ थी, तो ये बुशरा बीबी को दरमियान में क्यों ले आए हैं? कौन सी ऐसी डिमांड थी जो ये बुशरा बीबी से कर रहे थे? और उसके लिए पूरा एक माहौल भी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद बनाया गया था, और वो डिमांड इनकी बुशरा बीबी साहिबा ने पूरी नहीं की, जिस वजह से अब बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ ये कोई 5वां इंटरव्यू था जो बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ हुआ है। 2 सदाकत अली अब्बासी के, एक उस्मान डार का, एक इनामुल्लाह का जो बनी गाला का साबिक केयर टेकर था, और अब एक बुशरा बीबी के साबिक शौहर खबर मानिका साहिबा का। तो बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ तोपों के रुख क्यों हो गए हैं, इस पॉइंट पे बात करेंगे। दूसरा, इस इंटरव्यू से इमरान खान की मकबूलियत पे कोई फ़र्क पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि 10 बड़े तज्ज़ियाकार इस इंटरव्यू और इमरान खान और बुशरा बीबी पर लगाए गए इल्ज़ामात के मुतालिक क्या सोच रहे हैं। उनकी राय आपके सामने रखने का मकसद यही है कि ये लोग जो हैं, इनके लाखों फॉलोअर्स होते हैं, इनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, और ये एक किस्म के ओपिनियन मेकर होते हैं। जो ये बात करते हैं, बाकी लोग फिर वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स पर इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले नंबर पे बात करते हैं कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ तोपों का रुख क्यों हो गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये औरतों की किरदार कुशी वाला मामला कोई नया नहीं है, ये पुरानी रिवायत है। अगर आपको याद हो तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ भी ऐसी एक कैंपेन चलाई गई थी। उनकी भी कोई जाली तस्वीरें बना के हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकी गई थी, और मुझे तकरीबन आज से 8-10 साल पहले एक जो है ना, नून लीगी ने कहा था कि वो तस्वीरें फेंकने में नवाज़ शरीफ का कोई हाथ नहीं था। लेकिन तब तक हम लोग दहशतगर्द नहीं होते थे, तब तक हमें कीबोर्ड वॉरियर्स कहा जाता था। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैंने कहा नहीं, ये नवाज़ शरीफ ने ही फेंकवाई थी। तो अब हमें एहसास हो रहा है कि वाकई उसकी बात ठीक थी, क्योंकि ये तरीका वारदात किसी और का है। तो बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ तोपों का रुख इसलिए हो गया है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी के कुछ दिन बाद ये माहौल बनाना शुरू कर दिया गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ा वादा माफ़ गवाह आ रहा है जी, बहुत बड़ा वादा माफ़ गवाह आ रहा है। बस अब इसकी गवाही के बाद इमरान खान की पॉलिटिक्स, इमरान खान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और वो थी बुशरा बीबी साहिबा, जिन पे दबाव डाला जा रहा था कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बने, और उन्होंने इनकार कर दिया। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि क्या इस इंटरव्यू से इमरान खान की मकबूलियत पे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं, इससे इमरान खान की मकबूलियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इमरान खान के हामी तो हामी जो इमरान खान के मुखालिफ हैं ना, उसमें से भी चंद लोग यही कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अब पाकिस्तान में सियासत और सहाफ़त इस हद तक गिर गई है कि घर की ख़वातीन को सियासत में घसीटा जाएगा, और उनके ख़िलाफ़ ऐसी बातें की जाएंगी कि उससे पहले डिस्क्लेमर चलाना पड़ेगा कि इस को सिर्फ अडल्ट ही देखें, इसमें ऐसी बातें होंगी कि बच्चे ना देखें। अब तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊं कि 10 बड़े तज्ज़ियाकार इसके मुतालिक क्या सोच रहे हैं कि ये इंटरव्यू क्या था, और इससे इमरान खान की मकबूलियत पे कोई फ़र्क पड़ेगा, या बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ामात लगाने से उनको कोई फ़र्क पड़ेगा। तो मंसूर अली ख़ान साहब कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि इससे पहले जियो न्यूज़ वालों को एक डिस्क्लेमर चलाना चाहिए था कि बच्चे ना देखें इसको, सिर्फ अडल्ट ही देखें, क्योंकि इसमें बड़ी अडल्ट बातें होनी थी। और मंसूर की बातों से तासुर यही लग रहा था, जो मैंने उससे तासुर लिया है वो यही था कि ये इंटरव्यू खबर मानिका साहिब की रिहाई का परवाना है। जिस तरह तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा अगवा होते हैं, या गिरफ़्तार कह लें, जो गिरफ़्तार होते हैं और फिर बाद में मंजर आम पे आते हैं, तो वो कोई इंटरव्यू देते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो उनकी रिहाई का परवाना होता है। इस तरह ये इनकी भी रिहाई का परवाना है। दूसरे नंबर पे हैं इकरारुल हसन साहब। इकरारुल हसन साहब कहते हैं कि जो मौका लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पर मारना चाहिए, और इस हद तक इमरान खान के ख़िलाफ़ गिरने का मतलब ये है कि इमरान खान जीत चुका है, या इमरान खान की जीत आपको नज़र आ रही है,
کہ عمران خان جیت جائے گا، اس لیے آپ اس حد تک گر چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہیں ملیحہ ہاشمی صاحبہ۔ ملیحہ ہاشمی صاحبہ کہتی ہیں کہ اگر بات شادی اور طلاقوں پر پروگرام کرنے پر آ گئی ہے تو یہ پروگرام کرنے والے اپنا بھی سوچ لیں۔ کل تک خاور مانی کا ایک کرپٹ آدمی تھا اور آج وہ فرشتہ ہو گیا ہے۔ اس پہ ایک دو پوائنٹس میں اپنی طرف سے بھی ایڈ کر دوں کہ اگر بات شادی اور طلاقوں تک آ گئی ہے، پروگرامز کرنے پہ آ گئی ہے، تو پچھلے دنوں حکمران خاندان میں بھی ایک طلاق ہوئی تھی، لیکن اس پہ یہ جو میڈیا کے لوگ ہیں، یہ جو صحافی ہیں، ان لوگوں کی زبان کو لکوہ مار گیا ہے کہ کسی نے اس کے متعلق کوئی بات کی، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ کسی کی ذاتی زندگی پر بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے اس کی کوئی مخالفت کرنی ہے تو وہ اس کی سیاسی زندگی پر کریں، کسی کی ذاتی زندگی پر بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اور یہ انٹرویو آنے سے کچھ دن پہلے، ایک مہینہ پہلے، خواجہ آصف کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ خاور مانیکا کا انٹرویو آنے والا ہے؟ اس نے تو ڈیٹ بھی لکھ کے رکھی ہوئی ہے کہ میں نے کب طلاق دی تھی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک پلانٹڈ انٹرویو تھا۔ پھر صدیق جان صاحب نے عمر انعام صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ اللہ کرے اس لسٹ میں کوئی عورت شامل نہ ہو۔ تو صدیق جان صاحب نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ ایک خاتون اینکر پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان کو ایک انٹرویو کی بھیک مل جائیں، دیکھیں ان کی مراد کب پوری ہوتی ہے۔ پھر ہیں مخدوم شہاب الدین۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک پلانٹڈ انٹرویو تھا، اور وہی باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہی انہوں نے بھی کی ہے کہ خواجہ آصف کو کیسے پتہ چل گیا۔ خاور مانیکا صاحب کا ایک پرانا انٹرویو انہوں نے لگایا ہے۔ پھر ہیں سلمان درانی صاحب۔ کل تک جو لوگ خاور مانیکا کے طلاق کے بعد اپنی سابقہ اہلیہ کے ساتھ عمرے پر جانے کی افواہوں پر پروپیگنڈا کر رہے تھے، وہ آج خاور مانیکا کو اپنے والد کا درجہ دے رہے ہیں۔ تھوک کر چاٹنا اور کس کو کہتے ہیں۔ پھر ہیں عدنان عادل صاحب، ایک صحافی ہیں۔ انہوں نے بھی وہی تذکرہ کیا ہے کہ یہ کردار کشی کا جو طریقہ ہے یہ پرانا ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف بھی ایسا ہی طریقہ کیا گیا تھا۔ ان کی کچھ تصویریں ہیلی کاپٹر سے پھینکوائی گئی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی طریقہ کیا گیا تھا کہ انہیں ملک دشمن قرار دے دیا گیا تھا، جس طرح آج کل عمران خان اور عمران خان کے پارٹی کے لیڈرز اور ہر اس شخص کو ملک دشمن قرار دیا جا رہا ہے جس کے اندر پی ٹی آئی یا عمران خان کے لیے تھوڑی سی بھی نرم گوشہ ہے عمران خان کے لیے۔ تو یہ ایک پرانی روایت ہے جو پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف استعمال کی گئی تھی۔ اب عمران خان جب ٹوٹ نہیں رہے تو عمران خان نے تقریباً اپنی گرفتاری سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب میں ان سے نہیں ٹوٹوں گا نا تو پھر یہ میرے گھر کے خواتین کو یا گرفتار کریں گے یا ان کی کردار کشی کریں گے، اور اب وہی آپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی اس انٹرویو دیکھنے کے بعد کیا عمران خان سے کے مخالف ہوئے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت میں کوئی کمی آئی ہے؟ تو اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔